जय श्री राम दोस्तों। मैं टिकम चंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। जो राजस्थान की सभ्यताओं में अपन ने जो पिछला टॉपिक पढ़ा वो था अपने राजस्थान की आहड़ की सभ्यता। आज अपन उसी आहड़ की सभ्यता या बनास संस्कृति के अगले स्थल की ओर चलते हैं और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में बालाथल सभ्यता के बारे में। आज एक अपनी नई संस्कृति नई सभ्यता है, उसका नाम है बालाथल सभ्यता। ठीक, देखिए बालाथल सभ्यता कहाँ लोकेटेड है वो देखते हैं और कब इसकी खोज उत्खनन का कार्य किया गया वो देखते हैं। पहले तो आज अपन पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता। देखो, बालाथल सभ्यता कहाँ लोकेटेड है तो वल्लभ नगर तहसील, उदयपुर। कहां पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में ये आपकी बालाथल सभ्यता लोकेटेड है। किस नदी के किनारे है तो ध्यान रखना, बेड़च नदी की का बेड़च नदी की ये सभ्यता ये बेड़च नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, इस सभ्यता की खोज की बात जब अपन करते हैं तो खोज पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी एन मिश्र ने की। किसने की? वी एन मिश्र ने। कब की? 1962-63 में की। कब की बेटा जी? 1962-63 में की। वी एन मिश्र का पूरा नाम अगर ध्यान रखो तो वीरेंद्रनाथ मिश्र है। तो मैं पूरा नाम लिख देता हूं। क्या नाम है इसका? वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, अब देखिए 1962-63 में इसकी खोज कर ली गई, इसको चिन्हित कर लिया गया। ठीक है, इसका उत्खनन की जब अपन बात करते हैं तो उत्खनन किस किस ने किया तो प्रोफेसर वी एन मिश्र के निर्देशन में, प्रोफेसर वी एन मिश्र के निर्देशन में, वी एन मिश्र के निर्देशन में आपके ललित पांडे, जीवन खरकराम, एस के सिंह, आपके देवीलाल कोठारी, आर के मोहंती और वी एस शिंदे। किन किन लोगों ने, यानी वी एन मिश्र के निर्देशन में किन किन लोगों ने यहां पर उत्खनन का कार्य किया तो ललित पांडे, जीवन खरकराम, एस के सिंह, देवीलाल कोठारी, आर के मोहंती और वी एस पांडे ने क्या किया? इस बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। और कब किया तो ध्यान रखना, यह उत्खनन कार्य लगभग 7 वर्ष तक चलता रहा। कितने वर्ष तक चलता रहा? 7 वर्ष तक। कब तक चलता रहा ये? 7 वर्ष तक उत्खनन। कब से प्रारंभ हुआ? ये 1993 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 7 वर्ष तक उत्खनन चला। और कब प्रारंभ हुआ? 1993 में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। कहने का मतलब इस सभ्यता की खोज तो कब कर ली गई? वर्ष 1962-63 में सभ्यता की खोज कर ली। किसने? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। और वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किस के नेतृत्व में या निर्देशन में किन किन लोगों ने यहाँ पर उत्खनन किया तो ललित पांडे, जीवन खरकराम, ये एस के सिंह हटा देना आप, ये एस के सिंह आपके गिलुंड से संबंधित है। ठीक है, हाँ, देवीलाल कोठारी, आपके आर के मोहंती और वी एस पांडे। इन 5 लोगों ने टोटल कुल मिलाकर 6 लोगों की तो किसके नेतृत्व किया? वी एन मिश्र के नेतृत्व में किया। ये 3 चीज आपको याद रखने देवीलाल कोठारी, आर के मोहंती, वी एस शिंदे और ललित पांडे। ठीक है, 7 वर्ष तक उत्खनन किया गया। और कब से प्रारंभ हुआ? 1993 को प्रारंभ हुआ। खोज कब कर दी गई? 1962-63 में कर दी गई। अब ध्यान रखना,
जो आपका बालाथल है, ये बालाथल कैसा स्थल है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता। क्या है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता। यानी मैं कह सकता हूं ये है बनास संस्कृति, या जिसको अपन आहड़ बोलते हैं, आहड़ सभ्यता का ही एक स्थल है। क्या? उसी का ही क्या है? एक स्थल है। कौन? बालाथल। बालाथल की अगर समय की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 1800 ईसा पूर्व तक आते आते यहां पर ताम्रयुगीन सभ्यता का विकास हो चुका था। ठीक है, यहां से देखिए ताम्र पाषाण के अवशेष मिले हैं लगभग, यानी कहने का मतलब पाषाण काल लगभग 3200 ईसा पूर्व में। तो यहां पर क्या किया जाता था? पाषाणों का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? पाषाणों का। पाषाण का क्या? मध्य पाषाणिक औजार मिले हैं, यहां से सूक्ष्म औजार मिले हैं, जो किस समय तक आबाद रहे होंगे? लगभग 3200 ईसा पूर्व तक ये चलते रहे। लगभग 1800 ईसा पूर्व में आकर तो यहाँ पर क्या लोगों ने क्या कर दिया? पाषाण औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। अब ध्यान रखना, यहां से दो सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। कितने? दो सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले। ठीक है, कितने सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले? दो सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले, जिसमें तो पहला युग है आपका ताम्रपाषाण काल, और उसके बाद में एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसको कहते हैं अपन लोह काल। मैंने फिर आपको पहले बताया है, राजस्थान में नवपाषाणकालीन सभ्यताओं को मान्यता नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि उनके स्पष्ट प्रमाण यहां से कहीं से नहीं मिले हैं। यहां पर राजस्थान की मुख्य विशेषता रही है कि मध्य पाषाण काल, जिसको अपन सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से जानते हैं, वहां से सीधा ताम्र पाषाण काल में, यानी कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल से अपन सीधे ताम्र पाषाण काल में प्रवेश कर गए, यानी अपन नवपाषाण काल में नहीं गए। लेकिन ध्यान रखना, इस ताम्र पाषाण काल की मुख्य विशेषता ऐसी रही है कि यहाँ का कल्चर, संस्कृति ये कैसी दिखाई देती है? केवल कैसे? नवपाषाण कालीन लोगों की समान दिखाई देती है। इस कारण राजस्थान के संदर्भ में जब भी बात की जाए तो राजस्थान में मध्य पाषाण काल या सूक्ष्म पाषाण काल के बाद में सीधा ही कौन सा काल विकसित हुआ? वो हुआ आपका ताम्र काल या ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं विकसित हुई। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर दो सांस्कृतिक युगों अवशेष मिले हैं। और दो सांस्कृतिक युग क्या है? एक युग तो क्या है आपका? एक तो है आपका लोह युग, और दूसरा क्या है? ताम्रपाषाण। ठीक है, एक तो लोहे युग के प्रमाण मिलते हैं, एक यहां से ताम्रपाषाण के प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रखना, यहां से 22 प्रावस्थाएं प्राप्त हुई, यानी इन सभ्यताओं को दोनों कालखंडों का जब अध्ययन किया गया या उत्खनन किया गया तो कितनी प्रावस्थाएं देखी गई? 22 प्रावस्थाएं देखी गई, यानी 22 फेजेस देखे गए। इन 22 फेजेस में कौन से फेज तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है और कौन से फेज लोहे युग से संबंधित है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। लोहे युग से संबंधित फेज कब से कब के हैं? यानी एक से लेकर कहां तक? 12 तक की प्रावस्था। कब से यानी प्रावस्था 1 से लेकर प्रावस्था 12 तक की प्रावस्था किससे संबंधित है? लोहे युग से संबंधित है। ठीक है, और यहां पर एक प्रावस्था है 13वीं, उस 13वीं प्रावस्था में क्या हुआ है? कहने का मतलब जो मध्य का टाइम पीरियड रहा है इन दोनों के बीच का, इस टाइम पीरियड 13वीं प्रावस्था से बहुत कम मात्रा में अपन को पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। इस कारण यानी इतिहासकारों ने या पुरातात्विकताओं ने इस काल को अंधकार प्रावस्था या मानव गतिविधियों का सूक्ष्म काल कहा है। मानव गतिविधियों का क्या कहा है? सूक्ष्म काल या
कहने का मतलब डिक्रीजन। इसमें क्या हुआ, इस टाइम पीरियड तक आतक पुरातात्विक सामग्री क्या हुई, डिक्रीज हो गई, बिल्कुल ही कम हो गई। तो इस प्रावस्था को क्या कहा गया, इस प्रावस्था को क्या नाम दिया गया, अंधकार युग या मानव गतिविधियों शून्य मानव गतिविधियों का काल, शून्य मानव गतिविधियों का काल नाम दिया गया। यानी इस काल में कोई मानव गतिविधि दिखाई अपन को नहीं देती है। अगर मानव गतिविधि होती तो संभवतः यहां पर क्या दिखाई देता अपन को, पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती, लेकिन 13वीं प्रावस्था से अपन को कोई भी पुरातात्विक सामग्री नहीं मिलती है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर इनसे कोई प्रावस्था से। और ये जो ताम्रपाषाणिक प्रावस्था है वो कब से कब की है, 14 से लेकर 22 तक जो प्रावस्था है वो किससे संबंधित है, आपके ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। पुरातत्ववेताओं ने बालाथल की सभ्यता को 22 प्रावस्थाओं में बांटा है, ये चीज ध्यान रखना। एक तो यहां से 2 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। इन 2 सांस्कृतिक युगों में एक लौह काल से संबंधित प्रमाण है तो एक ताम्रपाषाण काल से संबंधित प्रमाण है। जो देखिए अब देखो, अब ये मत सोचना कि सर लोह युग पहले था या ताम्रपाषाण युग पहले था। आप एक चीज ध्यान रखना, ऐसे मान के चलो ये भूमि का कोई टुकड़ा है जहां से आप खुदाई का कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऊपरी स्तर से खोदना प्रारंभ करोगे, ऊपरी स्तर से खोदना प्रारंभ करोगे, खोदते खोदते इस सभ्यता को उत्खनन करते करते नीचे तक चले जाओगे, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को किस प्रकार चिन्हित किया है, ऊपर का जो भाग था, जो प्रावस्था थी, उसको एक नाम दिया है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लगभग 22 तक नाम दिया है। तो शुरू ऊपर से जो ऊपर के जो कालखंड है यानी 1 से 12 तक की प्रावस्था है, यानी ऊपर से तो लोहे के प्रमाण मिले हैं और नीचे की प्रावस्था से क्या मिले, ताम्रपाषाण। यानी पहले कौन सा काल आया, ताम्रपाषाण काल आया। इसी ताम्रपाषाण काल के नष्ट होने या इस काल के मनुष्य ने क्या किया, इस ताम्रपाषाण काल के बाद लोहे काल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इतिहासकारों ने क्या किया, इन प्रावस्थाओं को बांटा है। लेकिन एक प्रावस्था जिसको अंधकार युग या शून्य मानव गतिविधियों का काल कहा जाता है, तो वो कौन सी है, 13वीं प्रावस्था है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। देखिए आगे बालाथल से अपन को और किस प्रकार के प्रमाण नजर आते हैं। ये तो अपन ने देखा बालाथल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, भाई सभ्यता की खोज कब कहां किसने और उत्खनन कार्य किन किन लोगों ने मिलकर किया और किसके निर्देशन में किया, ठीक है। फिर अपन ने इसकी प्रावस्थाओं को बांटा कि भाई 2 सांस्कृतिक युगों के प्रमाण मिले जिन्होंने पुरातात्विकों को, जिन्होंने 22 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। उन प्रावस्थाओं में कौन कौन सी प्रावस्था तो लोह युग से संबंधित है और कौन कौन सी प्रावस्थाएं ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। तो देखिए अब पढ़ते हैं यहां से अपन, देखो बालाथल से और अपन को कौन कौन सी विशिष्ट जानकारियां यहां से मिलती है। अपन पढ़ते हैं सबसे पहले भवनों के बारे में। बालाथल के किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, भवन। तो देखिए बालाथल में यहाँ के भवन जो दिखाई देते हैं वो कैसे प्रमाण मिले हैं यहाँ से भवनों के, तो ध्यान रखना बालाथल से अपन को सबसे महत्वपूर्ण चीज ये मिली है कि यहाँ से 11 कमरों की एक विशाल संरचना प्राप्त हुई है। कितने कमरों की, 11 कमरों की एक दुर्ग के समान की एक विशाल संरचना प्राप्त हुई है, जो कि मिट्टी और पत्थर से, यानी उसकी जो दीवारें थी वो किससे निर्मित थी, पत्थर से और मिट्टी से मिलकर बनाई गई थी। ये जो दीवारें थी उनमें से जो दीवारों का आकार था, ऊंचाई तो लगभग 3.5 मीटर देखी गई, लेकिन उनकी जो चौड़ाई या मोटाई देखी गई वो 5 मीटर के करीब देखी गई। लेकिन ये जो भवन था लगभग ये द्वितीय प्रावस्था में, ताम्रपाषाण काल की द्वितीय प्रावस्था में निर्मित किया माना जाता है। तीसरी प्रावस्था तक आते आते मनुष्य ने क्या किया, पत्थर के साथ साथ कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो भवन थे वो किससे निर्मित थे, पत्थर व ईंटों से। किससे, पत्थर व ईंटों से निर्मित थे। वो कैसे थे, देखिए यहां से बालाथल से क्या मिला है, यानी बालाथल से दुर्ग के समान 11 कमरों की एक विशाल संरचना प्राप्त हुई है। यानी दुर्ग के समान कितने कमरों की,
11 कमरों की एक संरचना प्राप्त हुई है। ये जो इसकी दीवारें 3.5 मीटर ऊंची व 5 मीटर मोटी थी। क्या थी इसकी दीवारें? 3.5 मीटर ऊंची और 5 मीटर मोटी थी। इन दीवारों को मजबूती पर ये दीवारें किससे बनी हुई थी? पत्थर व मिट्टी। किससे निर्मित थी? पत्थर व मिट्टी से निर्मित थी। किससे निर्मित थी बेटा? ये पत्थर और मिट्टी से मिलकर बनी थी। इन दीवारों को मजबूती प्रदान करने के लिए आयताकार बुर्जे बने हुए थे। यानी इस दुर्ग जैसी विशाल संरचना जो कि 11 कमरों से लैस थी, उसमें क्या किया गया? उसकी दीवारें है ना जो 3.5 मीटर ऊंची और 5 मीटर मोटी देखी गई। ये दीवारें पत्थर और मिट्टी से निर्मित थी। इन दीवारों को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया गया था? आयताकार बुर्जे बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? आयताकार बुर्जे बनाए गए थे। अब ये बुर्जा तो आप जानते हो, आप नहीं जानते तो राजस्थान में दुर्गों को देखा होगा, तो दुर्गों में दीवार के बाहर की तरफ इस प्रकार गोलाकार संरचनाएं निकली हुई होगी। वो क्या है? दीवारों को मजबूती प्रदान करने के लिए, ताकि दीवारें टिकी रहे, उसके लिए इनका निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ की बुर्जिया किस आकार की थी? वो थी आयताकार की थी। किस प्रकार की मिली है अपन को? आयताकार की बुर्जियां मिली है। ठीक है, यानी जो ये विशाल संरचना है, ये भवन है, ये माना जाता है, पुरातत्वविद्ता ये मानते हैं कि ये दुर्ग ताम्रपाषाण की द्वितीय प्रावस्था में निर्मित किया गया था। किसमें निर्मित किया गया था? द्वितीय प्रावस्था में निर्मित किया गया। इस विशाल 11 कमरों की संरचना का निर्माण कब किया माना जाता है पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा? तो द्वितीय प्रावस्था में। ये मानते हैं कि जो द्वितीय प्रावस्था थी, उसमें आकर यहाँ के बालाथल के लोगों ने क्या किया? एक दुर्ग जैसी विशाल संरचना का निर्माण किया, जो कैसी बनी हुई थी? पत्थर और मिट्टी से बनी हुई थी। और इसकी दीवारों को सुरक्षित करने के लिए क्या किया था? आयताकार बुर्जों का निर्माण किया गया था। देखिए, लेकिन तीसरी प्रावस्था तक आते आते लोगों ने अपने भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? तीसरी प्रावस्था तक आते आते या तीसरी प्रावस्था में क्या किया? लोगों ने भवनों का निर्माण किस प्रकार किया? कच्ची ईंटों से किया। किससे? कच्ची ईंटों से। यानी जो भवनों का निर्माण किससे किया जा रहा था? पहले पत्थर और मिट्टी से किया जा रहा था। अब पत्थर के साथ साथ क्या चीज इस्तेमाल की जाने लगी? कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस कारण बालाथल में जो भवन थे वो किससे बने थे? पत्थर के साथ साथ ईंटों से निर्मित थे। ईंटें भी कैसी? ध्यान रखना, कच्ची ईंटें। इस पर देखो, बालाथल से जो दुर्ग के समान जो 11 कमरों की विशाल संरचना मिली है, ये आपके आहड़ से इस प्रकार की कोई संरचना नहीं मिली है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। देखिए, ये तो थी बालाथल में भवनों के प्रमाण। अब बात करते हैं बालाथल से किस प्रकार के ताम्र औजार मिले हैं।
फिर ताम्र औजारों के बाद में बात करेंगे अपन यहाँ के कृषि यानी लोगों के जीवन का प्रमुख आधार क्या था। ठीक है, फिर और भी कोई और भी प्रमाण मिले हैं, लौह काल से अपन को क्या प्रमाण मिले हैं, उन सबके बारे में एक एक करके अपन देखेंगे। तो बालाथल से अगला पॉइंट होगा अपना क्या, ताम्र उपकरण। किसकी बात करते हैं अपन, ताम्र उपकरण की। तो बालाथल से कैसे कैसे ताम्र उपकरण मिले हैं, तो बालाथल से अपन को तांबे की कुल्हाड़ियां, छेनी, उस्तरा और आपका बाणाग्र, यानी इस प्रकार के औजार यहां से मिले हैं। क्या क्या, कुल्हाड़ी, छेनी, उस्तरा, बाणाग्र, इसके अलावा तांबे की चूड़ियां, विभिन्न प्रकार की ताम्र सामग्रियां मिली है। ठीक है, अब तांबे के उपकरणों के साथ साथ यहां पर पाषाणकालीन उपकरण भी देखे गए। तो देखिए यहां से पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम है, जिसका कारण यहां के लोगों को तांबा सुगमता से उपलब्ध होना था। यानी कि यहां से पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए, इसी कारण तो इसको अपन ने ताम्र पाषाण सभ्यता नाम दिया। ठीक है, लेकिन इनकी मात्रा क्या है, बहुत कम मात्रा मिले। क्यों मिले हैं, इसका कारण क्या है कि जो बालाथल के लोग थे उनको तांबा आसानी से मिल जाता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, पाषाण औजार निर्मित करने के बजाय उन्होंने ताम्र के औजार बनाना अच्छा समझा। तो ऐसे में यहां पर क्या हुआ कि लोगों को तांबा है ना, तांबा बहुत सुगमता से या आसानी से उपलब्ध था। ठीक है, इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि यहां पर ताम्र खदानें मिली है। मैंने पहले बताया है जो आहड़ था, आहड़ से लगभग 40 तांबे की खदानें थी उसके आसपास में। तो ऐसे में बालाथल के लोगों को और आहड़ के लोगों को तांबा आसानी से उपलब्ध होने के कारण उन्होंने क्या किया, पाषाण उपकरण बहुत कम मात्रा में बनाए, बल्कि ताम्र उपकरण ज्यादा मात्रा में बनाए। ठीक है, एक तो ये था, ये तो ताम्र उपकरण। ठीक है, इसके अलावा अपन को पाषाण उपकरण मिले वो भी पढ़ा अपन ने। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहां पर जीवन यापन, जीवन यापन के साधन। इन लोगों का जीवन यापन किन साधनों से होता था, तो ये ध्यान रखना, यहां से कृषि, पशुपालन व शिकार। किस पर निर्भर थे यहाँ के लोग जीवन यापन के लिए, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और शिकार करते थे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। कैसे थे यहाँ के लोग, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहार के रूप में वे कृषि करते थे और पशुपालन करते थे, मांस के रूप में क्या करते थे, वो मांस प्राप्त करने के लिए, मीट प्राप्त करने के लिए वो शिकार किया करते थे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब बालाथल के लोग भी क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी हुआ करते थे। कृषि के रूप में यहाँ पर कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, तो ध्यान रखना, कृषि के रूप में यहां से आपको गेहूं, गेहूं के अलावा मूंग मिला है। यहां से सबसे महत्वपूर्ण यहां से बेर भी मिले हैं। बेर के प्रमाण कहां से मिले हैं, आपके बालाथल से मिले हैं। इसके अलावा पशुपालन में क्या क्या मिला यहां से, यहां के लोग सरसों भी करते थे, ध्यान रखना सरसों। पशुपालन में लोग क्या करते थे, गाय और बैल, इनका पशुपालन करते थे। किस किस का, गाय और बैल का। अब देखिए यहां के लोग जो कृषि करते थे, तो कृषि जब अनाज इकट्ठा करते थे तो अनाज को स्टोर करने के लिए क्या करते थे, एक विशेष संरचना बनाते थे। यानी अनाज इकट्ठा करने के लिए, जैसे अपन ने आहड़ में पढ़ा, आहड़ में अनाज इकट्ठा करने के लिए किनका इस्तेमाल किया जाता था, बड़े बड़े मर्दभांडों का या भांड का इस्तेमाल किया जाता था, जिनको वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं,
गोरे और कोठे नाम से पुकारते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। लेकिन बालाथल में जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया वो क्या था, तो मैं यहां लिख सकता हूं कृषि यानी अनाज के भंडारण के लिए, अनाज के भंडारण के लिए ये लोग कोठियों का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? कोठियों का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? कोठियों का निर्माण करते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे? अपने ही आंगन में जमीन में क्या कर लेते थे? गड्ढे खोद लेते थे। क्या खोद लेते थे? गड्ढे। और इस गड्ढे में क्या कर दिया जाता था? अनाज भर दिया जाता था। इसके अलावा क्या करते थे भाई? अनाज भंडारण के लिए वो कोठियों का निर्माण करते थे तथा आंगन के गड्ढों में अनाज संग्रह करके रखते थे। आंगन में जो गड्ढे खोदे जाते थे उनमें क्या कर लेते थे? अनाज का संग्रहण करते थे। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, बालातल से अनाज पीसने क्या प्राप्त हुए? सिलबट्टे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? सिलबट्टे। इनका उपयोग किसमें किया जाता था? अनाज पीसने में। इनका उपयोग क्या था? अनाज पीसने के। यहां से क्या मिले हैं बेटा जी? सिलबट्टे मिले हैं, या अवतल चक्कियां जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अवतल चक्कियां भी कहते हैं। इस प्रकार के यहां से क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। तो दो चीज है यहां पर, ताम्र उपकरण। इसके अलावा जीवन यापन के साधन क्या थे? कृषि, पशुपालन, शिकार। गेहूं, मूंग, बेर, सरसों के प्रमाण मिले हैं यहां से। किसके? सरसों। यहाँ की मुख्य फसलें हुआ करती थी। गाय बैल यहाँ के मुख्य पशुपालन हुआ करते थे। इसके अलावा ये शिकार का काम करते थे। अनाज भंडारण के लिए किसका निर्माण करते थे? ये कोठियों का निर्माण करते थे। ठीक है, मिट्टी से निर्मित हुआ करती कोठियां। और इसके अलावा आंगन में गड्ढों में भी अनाज का संग्रहण करके रखते थे। ठीक है, इस प्रकार आहड़ के वासियों की दो चीजें अपन ने पढ़ी, सॉरी बालाथल के लोगों की, ताम्र उपकरण और जीवन यापन के साधन। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। आगे देखिए और क्या चीजें अपन को यहां से दिखाई देती है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, अनाज रखने के लिए वो क्या करते थे बालाथल के लोग? तो मिट्टी की कोठियों का निर्माण और इसके अलावा आंगन में ही गड्ढे खोद लेते थे। उनमें क्या कर लेते थे? अनाज को इकट्ठा स्टोर करके रख देते थे। ठीक है, ये तो थे आपके जीवन यापन के साधन। अब बात करते हैं अपन, यहां पर वस्त्र उद्योग के प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं? वस्त्र उद्योग। सर ये कैसे पता चला? तो देखिए यहां से बुने हुए कपड़े के प्रमाण मिले हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट है। बालाथल के लोहे काल से, ये चीज भी ध्यान रखना, किस टाइम पीरियड या किस काल या किस संस्कृति से मिले इस प्रकार के। कि बालाथल में दो संस्कृति के प्रमाण मिले, एक तो ताम्रपाषाण, एक लोहा। तो जो वस्त्र उद्योग के प्रमाण किससे मिलते हैं? बालाथल से लोहे काल से बुने हुए कपड़े के प्रमाण मिले हैं। जो इस चीज की ओर इशारा करते हैं कि लोहे काल में आते आते मनुष्य ने क्या किया? कपड़ा बुनना प्रारंभ कर दिया। यानी इस काल तक आते आते मनुष्य ने क्या किया? वस्त्र निर्माण का कार्य यहां पर बड़े पैमाने पर करना प्रारंभ कर दिया। नोट लगा के ध्यान रखना। इसी प्रकार कपड़े के प्रमाण बैराठ, जयपुर से मिले हैं। वो भी किससे संबंधित है? बैराठ में जो प्रमाण मिले हैं वो भी लोह काल से संबंधित है। और किसके प्रमाण मिले? यहां से भी कपड़े के प्रमाण मिले हैं। यहां से भी क्या मिले हैं? बुने हुए कपड़े के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जो बैराठ से जो कपड़ा मिला है उसमें मुद्राएं क्या हुई थी? बंधी हुई थी। ठीक है, उन मुद्राओं में मैंने पहले बताया है कि 8 आपकी पंचमार्क कॉइन्स थे और इसके अलावा बाकी 28 मुद्राएं थी, वो किससे संबंधित थी?
वो आपकी इंडो ग्रीक शासकों से संबंधित थी, जिसमें से 16 मुद्रा यूनानी राजा मिनेंडर से संबंधित थी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि बालाथल के लोग क्या करना जानते थे, कपड़ा बुनना जानते थे। इसके प्रमाण यहाँ से सीधे सीधे मिले हैं। इसी प्रकार के और प्रमाण बैराट से भी मिले हैं, जो कि लोह काल से संबंधित है। तो यहाँ के लोग क्या जानते थे, वस्त्र उद्योग। यहाँ पर मृत भांडों की अपन बात करते हैं, तो मैंने पहले बताया है आर्ट संस्कृति में एक विशेष प्रकार या आर्ट या बनास संस्कृति में विशेष प्रकार का ताम्रपाषाण काल में एक बर्तमान इस्तेमाल किया जाता था, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW यानी काले लाल रंग के मृद भांड। यहां से किस प्रकार के मृद भांडों के प्रमाण मिलते हैं, काले लाल रंग के मृद भांडों के प्रमाण मिले हैं, जिन पर सफेद रंग की बिंदियों से चित्रण किया गया है। क्या किया गया है, सफेद रंग की बिंदियों से चित्रण किया गया है। इसी प्रकार के प्रमाण आपके अपने जो आहड़ सभ्यता पढ़ी उसमें भी इसी प्रकार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहां से जो मर्दभांड मिले वो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार क्या, एक तो चिकने मर्दभांड यानी चिकनी दीवार वाले मृदभांड, एक कैसे मिले हैं, खुरदरी दीवार वाले मर्दभांड। यानी एक तो चिकनी दीवार वाले और एक खुरदरी दीवार वाले मर्दभांड मिले हैं, वो भी कैसे, ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले लाल मर्दभांड की संस्कृति संबंधित ये स्थल है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। ये तो थे वस्त्र उद्योग आर्ट से मिले अपन को, लोह काल से बुने हुए कपड़े के प्रमाण मिले। ऐसे प्रमाण कहां से मिले, बैराट से मिले। मर्दभांडों की बात करते थे, यहाँ से ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले लाल मर्दभांड मिले, जिन पर सफेद रंग से चित्रण किया गया। ये भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, जिनकी दीवारें चिकनी हुआ करती, जिनकी दीवारें खुरदरी हुआ करती। ये पढ़ा अपन ने। अब देखिए कुछ अन्य जैसे अन्य प्रमाण मिले हैं, तो जैसे यहां पर से जो आहड़ है ना, आहड़ से एक तो बैल व कुत्ते की मरण मूर्तियां मिली है। किस किस की मरण मूर्तियां मिली, बैल व कुत्ते की मरण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां मिली है। ठीक है, इसके अलावा यहां से 4000 वर्ष पुराना एक मानव कंकाल मिला है, ह्यूमन स्केलेटन मिला है। ठीक है, तो मानव कंकाल मिला है, कितना वर्ष पुराना है, 4000 वर्ष पुराना है, मिला है, जो भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण है। क्या है, सबसे प्राचीन प्रमाण है। ये चीज ध्यान रखना आप। तो बालाथल से जो 4000 वर्ष पुराना एक मानव कंकाल मिला है जिसके कुष्ठ रोग था, यानी भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ये क्या है, कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण है। इस कारण ये जो फैक्ट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा यहां से और क्या मिले हैं, यहां से 5 लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। क्या मिली है, 5 लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। इसके अलावा यहां से रिंग वेल्स के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले, रिंग वेल्स के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर
योगी की मुद्रा में समाधान मिला है। कैसी मुद्रा में? योगी की मुद्रा में क्या मिला है? समाधान मिला है। ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखिए। ये आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है बालाथल की सभ्यता के। 4000 वर्ष पुराना एक मानव का काल मिला है जिसमें भारत में सबसे प्राचीन कुष्ठ रोग के प्रमाण दिखाई देते हैं। 5 लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। ये स्थल ताम्रपाषाण के साथ साथ लोहे युग से संबंधित था। इस कारण यहाँ पर लोहे युग में लोहा गलाने के लिए भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो कितनी भट्टियां? यहाँ से 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। इसके अलावा और क्या मिला है? यहाँ से रिंग वेल्स मिले हैं, बर्तनों में लगाए जाने वाले रिंग बेल्स मिले हैं। और इसके अलावा योगी की मुद्रा में समाधान की क्या मिली? योगी की मुद्रा में समाधान मिला है। कहने का मतलब योग करते हुए समाधान को दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ के जो आहड़वासी थे, बस ज्यादा मोटे मोटे तो यही प्रमाण है। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने से पहले अब ध्यान रखना, ये अपनी बालाथल सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। बालाथल सभ्यता में अपन उन सभी पहलुओं को डिस्कस किया है जो यहाँ के लोगों से संबंधित थे और इस बालाथल सभ्यता से संबंधित थे। इसके बाद भी अपन जो अगली सभ्यता होगी वो भी बनास संस्कृति के एक अन्य स्थल गिलुंड से संबंधित होगी। जय श्री राम, खंबागणी।